दोस्तों, इतिहास के पन्नों पर कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। और 28 फरवरी 2026 ये वो तारीख है जब मध्य पूर्व की धरती पर फिर आग की लपटों में पूरी की पूरी धरती गिर गई। और ये वो तारीख है जब दुनिया का नक्शा बदल गया। ये वो तारीख है जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनी की मौत हो गई। और ये वो तारीख है जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर वो हमला किया जिसकी आग कभी नहीं बुझ सकती। लेकिन दोस्तों, युद्ध एक दिन में नहीं आया। अगर आप सोच रहे हो कि अचानक से शुरू हो गया, तो अचानक से शुरू नहीं हुआ। इसकी नींव महीनों पहले रखी जा रही थी। इसके पीछे एक पूरी कहानी है, कूटनीति की पूरी कहानी है, धमकियों की कहानी है, बातचीत है और फिर तबाही है। युद्ध तबाही ही होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक और अब तक की पूरी कहानी बताऊंगा। एक एक घटना, एक एक तथ्य, बिना किसी लाग लपेट के। तो आखिर तक बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, किसी भी युद्ध को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए पहले समझते हैं कि यह सब शुरू कहां से हुआ। फरवरी 2026 में आखिरी हफ्तों में स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच में तीसरे दौर की बातचीत हो रही थी। और ये बातचीत ओमान की मध्यस्थता के अंदर हो रही थी। और इसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी भी शामिल थे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराशी बातचीत के बाद बाहर आए। उन्होंने कहा कि ये दौर अब तक की सबसे गंभीर, सबसे लंबी और सबसे सकारात्मक बातचीत रही। इस दौर में उन्होंने बताया कि कुछ मुद्दों पर दोनों पक्षों में समझ बन गई है, चाहे वो परमाणु मुद्दा हो या पाबंदियां हटाने का सवाल हो। ओमान ने घोषणा की कि अगले हफ्ते भी बातचीत होगी। तकनीक की जो टीमें हैं सोमवार से वो काम शुरू करने वाली थी। यानी हर तरफ से बातचीत के जो संकेत थे, वो हर तरफ से उम्मीद थी सकारात्मक है। लेकिन ट्रंप की धमकियां कुछ और कह रही थी। दूसरी तरफ जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसके बयान बिल्कुल अलग अलग थे। आप जानते ही हो कि उसके बयान बिल्कुल अजीबोगरीब होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि मान लो कोई पागल अमेरिका की कुर्सी के ऊपर राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठ गया है। तो उसी तरीके के उसके बयान है। जब उनसे पूछा कि क्या ईरान पर हमला हो सकता है, तो उसने साफ कहा कि जिस तरीके से वे बातचीत कर रहे हैं उससे हम खुश नहीं हैं और उनके पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। हमने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन हमेशा जोखिम रहता है। ये बयान एक राजनयिक भाषा में दी गई जंग की चेतावनी सा लगता था। 27 फरवरी 2026 को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के उसने एक फरमान जारी किया। इस फरमान में कहा गया कि इजराइल में मौजूद गैर जरूरी अमेरिकी सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों को इजराइल छोड़ने की अनुमति दे दी गई है। और साथ ही अमेरिकी नागरिकों से यह भी कहा गया कि कमर्शियल फ्लाइट से इजराइल छोड़ने पर वो विचार करें। दोस्तों, जब कोई अपने नागरिकों को किसी दूसरे देश से निकालना शुरू कर देता है, तो इसका सिर्फ एक मतलब होता है, जंग होने वाली है। भारत ने भी इससे पहले ऐसा फरमान जारी किया था। मार्को रूबियो की इजराइल यात्रा जो कि जंग की एक तरीके से तैयारी थी। 2 और 3 मार्च 2026 को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजराइल आने वाले थे। और इस दौरे का मकसद था ईरान और लेबनान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और गाजा के लिए ट्रंप की 20 पॉइंट की जो योजना है उसको लागू करना। इसका सीधा मतलब था 2 मार्च से पहले हमला हुआ और हुआ भी। दोस्तों, ये सवाल बहुत वो है कि क्या ईरान तैयार था या नहीं। ये बहुत अहम सवाल है। ईरान इस हमले के लिए तैयार था। तो आपको पूरा इसकी भी जानकारी देते हैं कि ट्रंप की इतनी धमकियों के बाद में आखिर ईरान ने क्या क्या कदम उठाए। जो ईरान अपनी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा था।
जून 2025 की 12 दिन की जंग में जिन ठिकानों का नुकसान हुआ था उसकी मरम्मत और विस्तार किया गया। और IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कोर ने हाल के अभ्यासों में फतह 360 जैसी शॉर्ट और मिड रेंज मिसाइलों का प्रदर्शन किया था। संदेश बिल्कुल साफ था कि पर्शियन गल्फ के पास में तमाम अमेरिकी बेस और जहाज जो है वो सारे के सारे उनके निशाने पर हैं। एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि कॉर्डेट और ब्रेव 373 को अलग अलग जगह तैनात किया गया था। इनका मकसद था कि किसी भी अमेरिकी हवाई हमले को नाकाम करना। और दूसरा, सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा था कि नतंज के पास में भूमिगत सुरंग कॉम्प्लेक्स और गहरा मजबूत किया जा रहा है। सुरंग के मुहाने पर एक नया कंक्रीट डाला गया है। कुछ हिस्सों को और ज्यादा जमीन के अंदर दबाया गया है ताकि हवाई हमलों से उन्हें नष्ट करना मुश्किल हो। विश्लेषकों के मुताबिक ईरान चाहता था कि किसी सीमित हमले में भी उनकी यूरेनियम अनरिचमेंट क्षमता पूरी तरह खत्म न हो। और IRGC के हॉर्मूज जलरूम जो मध्य के पास युद्धाभ्यास किए थे, इसमें तेज स्पीड बोट से स्वाद अटैक, मिसाइल लॉन्च और माइन बिछाने की प्रैक्टिस शामिल थी। तो दोस्तों, दुनिया का लगभग 20% तेल जो था वो इसी रास्ते से गुजरता है। हार्मूज को बंद करना ईरान का सबसे बड़ा एक तरीके से हथियार है। अगर ये बंद हो जाए तो तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी। पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था इसकी जो है वो हिल जाएगी। अब जो खुर्रम शहर 4 जो मिसाइल है वो एक तरीके से गेम चेंजर है। इस मिसाइल के IRGC के शस्त्रागार में शामिल होने के बाद में ईरान की जो सैन्य ताकत है उसमें जबरदस्त इजाफा हुआ है। और ये मिसाइल ज्यादा सटीक, ज्यादा रेंज वाली और ज्यादा तबाही मचाने वाली है। यानी कि ईरान ने खुले तौर पर जंग की तैयारी नहीं दिखाई, लेकिन पर्दे के पीछे वो पूरी तरीके से तैयार था। अब आता है 28 फरवरी की वो तारीख जिसने सब कुछ बदल दिया। 28 फरवरी 2026 की रात इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज उसने बयान जारी करके पूरे इजराइल में स्थायी आपातकाल की घोषणा कर दी। इस हमले को एहतियातन और पूर्वव्यापी हमला बताया। अब हमले कहाँ पे हुए तो मैं आपको बता देता हूँ। तेहरान के अंदर हुए, राजधानी, राष्ट्रपति भवन और खुफिया मुख्यालय वहाँ पर हुए, और इस्फहान पर हुए जहाँ पर परमाणु ठिकाने हैं, और करमानशाह और इलाम जो सैन्य ठिकाने वहाँ पे हुए। क्रोम धार्मिक और सरकारी केंद्र है, कराज औद्योगिक और सैनिक ठिकाने हैं, और तबरीज जो उत्तर पश्चिमी सैनिक बेस है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि ईरान में 30 से ज्यादा जगहों पर हमले हुए और ईरान की एयर स्पेस पूरी तरह खाली हो गई। एक भी प्लेन नहीं उड़ रहा। इराक भी जमीन पर था। अब ट्रंप सामने आया कि हम भी शामिल थे। कुछ देर के बाद में खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो ट्रंप है वो ट्रंप सामने आया और राष्ट्र के नाम संबोधन किया। उसने घोषणा की कि इस हमले में अमेरिकी इजराइल दोनों शामिल हैं, यानी कि दोनों ने मिलकर हमला किया। ट्रंप ने कहा कि हम उनकी मिसाइल्स को बर्बाद कर देंगे, उनकी मिसाइल इंडस्ट्रीज को जमींदोज कर देंगे, हम उनके नेवी को तबाह कर देंगे। इस क्षेत्र में आतंकवादी और अमेरिकी सैनिकों को निशाना नहीं बना पाएंगे। अब उनके पास में परमाणु हथियार कभी नहीं होंगे। ये बहुत सरल संदेश है, ये ट्रंप ने कहा। देखिए दोस्तों, ट्रंप के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसका उन्होंने माना कि इस जंग में कुछ अमेरिकी वीर सैनिक मारे जा सकते हैं। ये बयान बहुत कुछ कह रहा था। और ये हमला जो था उस
न सिर्फ नाजायज था बल्कि ये हमला बिना किसी कानूनी अनुमति के किया गया था। न अमेरिकी कांग्रेस से इजाज़त थी, न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई बात चल रही थी। अगले हफ्ते तकनीकी टीमों की बैठक होने वाली थी, बावजूद इसके हमला हो गया। ये एक तरफा अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक तरीके से उल्लंघन है। अब ईरान जो है, ईरान ने भी पलटवार किया। जो ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 तो 2025 में जब 12 दिन की जंग हुई थी, तब ईरान ने जवाब देने में 13 घंटे लगाए थे। इस बार 1 घंटे के अंदर जवाब आया। इससे अंदाज़ा आप लगाइए कि ईरान ने इस बार कितनी तैयारी की थी या कितना तैयार था। IRGC का ऐलान था कि इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प ने घोषणा की कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ दुश्मन की आक्रामक कार्रवाई के जवाब में कब्जे वाले इलाके की तरफ बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की पहली लहर जो है वो शुरू कर दी है और इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4। और उत्तरी इसराइल पर मिसाइल हमले किए। ईरान ने सबसे पहले उत्तरी इसराइल को निशाना बनाया। इसराइल का दावा है कि उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन ईरानी मिसाइलों की ताकत के सामने ये दावा कहाँ तक टिक पाता। सवाल ये बना है कि कितना नुकसान हुआ और अमेरिकी बेस जो जितने भी थे उनको एक एक को निशाना बनाया। ईरान ने सिर्फ इसराइल पर नहीं बल्कि मध्य पूर्व के हर उस देश में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला किया जहां से ईरान पर हमले किए गए थे या किए जा सकते थे। जैसे कि बहरीन, ईरान ने बहरीन के जुफैर इलाके में अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट्स के मुख्य सपोर्ट बेस नेवल सपोर्ट एक्टिविटीज़ बहरीन पर मिसाइलें दागी। मनामा में धुआं उठता दिखाई दिया। स्थानीय अधिकारियों ने सायरन बजाए। हालांकि हमले से पहले ही ज़्यादातर अमेरिकी युद्धपोत बंदरगाह छोड़ समुद्र के अंदर फैल गए थे। और कतर जो अल जजीरा का जो उसने लाइव किया कि ईरान में कतर ने अल उदय एयरबेस को निशाना बनाया और ये दोहा के पास में स्थित है। अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है और सेंटॉम को फॉरवर्ड जो है वो हेडक्वार्टर है। और दोस्तों एक पल ऐसा भी आया है जो पूरी दुनिया ने देखा। अल जजीरा के न्यूज़ रूम में कार्यक्रम चल रहा था, तभी अचानक सबके फ़ोन बजने लगे। कतर की सरकार का जो था वो नेशनल इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम एक्टिव हो गया था। कतर के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया कि एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया है और नागरिकों को शेल्टर लेने को कहा गया है। और पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने ईरान की ज़्यादातर मिसाइलों को हवा में मार गिराया। आसमान में इंटरसेप्ट की चमक दिखी। कतर ने कहा कि उनकी संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने अपना एयरबेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया। इधर कुवैत की अगर बात करें तो कैंप अफरीन और अली अल सलेम एयरबेस के पास धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। कुवैत में भी एहतियात के तौर पर एयर स्पेस सीमित किया, हालांकि किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई। जॉर्डन और यूएई, जॉर्डन में एयर सायरन बज उठे। ईरान का संदेश साफ था कि जहां जहां अमेरिकी बेस हैं वो हमारी मिसाइलों की जद में है। ऑपरेशन की तीसरी और चौथी लेयर जब शुरू हुई, IRGC ने रविवार की तड़के घोषणा की कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की तीसरी और चौथी लेयर शुरू हो गई है। और इस बार टू प्रॉमिस 3 से भी ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा सटीक और ज़्यादा तबाही मचाने वाली मिसाइलें इस्तेमाल की जा रही हैं। IRGC का दावा है कि अमेरिकी जहाज़ MST को ईरानी नौसेना की मिसाइलों से गंभीर नुकसान पहुंचा है। अब वो खबर जिसने दुनिया को हिला दिया, ख़ामेनी की मौत। तो दोस्तों दरअसल जब इजराइल ने पहला हमला किया था तो उसका पहला निशाना ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान का दफ्तर, उनका घर। उसके बाद में खबरें आई कि जहां सुप्रीम लीडर ख़ामेनी थे वहां हमला हुआ। राइटर्स के जरिए पहले ये खबर आई कि ख़ामेनी को एक सुरक्षित जगह ले जाया जा चुका है, लेकिन फिर ट्रंप का एक ट्वीट आता है। ट्रंप ने अपने
जो ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर लिखा कि खौमनी जो इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक है, मर चुके हैं। ये सिर्फ ईरान के लोगों के लिए न्याय नहीं बल्कि उन महान अमेरिकियों और दुनिया के लोगों के लिए भी न्याय है जिन्हें खौमेनी और उनके खूनी गिरोह ने मार डाला। वो हमारे खुफिया और अत्याधुनिक ट्रैकिंग प्रणाली से बच नहीं सके। इधर ईरानी टेलीविज़न का वो दर्दनाक पल भी आ गया जब ईरान ने पहले खौमेनी की मौत का खंडन किया, लेकिन कुछ ही देर के बाद में ईरानी सरकारी टेलीविज़न पैसेंजर ने रोते हुए घोषणा की कि आयतुल्लाह खौमेनी अली खामनी की मौत हो चुकी है और देश में 40 दिनों का शोक रहेगा। ये ईरान के इतिहास का सबसे दर्दनाक पल था। CNN, BBC, अल जजीरा सब ने पुष्टि कर दी। CNN ईरान सुप्रीम लीडर किल्ड अस इजराइल अटैक। BBC ने कहा आयतुल्लाह खौमेनी मौत की पुष्टि और अल जजीरा ने कहा कि खौमेनी नहीं रहे। तो दोस्तों 1989 से लेकर 2026 तक 37 साल तक ईरान पर राज करने वाले सुप्रीम लीडर का ये अंत हुआ। ये ईरान के इतिहास में पहली बार था कि कोई सुप्रीम लीडर किसी हमले के अंदर मारा गया। खौमेनी कौन थे, उनकी विरासत क्या है, तो उसके बारे में भी आइए जान लेते हैं। आयतुल्लाह खौमेनी जो है 1989 में इस्लामिक रिपब्लिक की कमान उन्होंने संभाली थी। 1980 के दशक में इराक के साथ खूनी युद्ध के दौरान वो ईरान के राष्ट्रपति थे। इस युद्ध ने उनके मन में पश्चिम और अमेरिकी के प्रति गहरा अविश्वास पैदा किया। विशेषज्ञ ये बताते हैं कि खामनी एक धार्मिक नेता से ज्यादा युद्धकालीन राष्ट्रपति थे। उनका मानना था कि ईरान असुरक्षित है और उसे हर वक्त मजबूत सुरक्षा की जरूरत है। उन्होंने IRGC को आकार दिया और हिजबुल्लाह को समर्थन दिया, हमास को ताकत दी और हौतीस को हथियार दिए, ईरान को एक क्षेत्रीय शक्ति बना दिया। उनकी मौत के बाद में ईरान के करज शहर में कुछ लोग जश्न मनाते दिखे, जो दिसंबर 2025 में ईरान में हुए आर्थिक संकट और सरकार विरोधी प्रदर्शन के बाद पैदा हुई जनता की नाराजगी का प्रतीक था। इजराइल की कोशिश दरअसल पहले भी हो चुकी है। दोस्तों याद कीजिए, जून 2025 में जब 12 दिन की जंग चली थी तब 3 बार सुप्रीम लीडर पर हमले की कोशिश की गई। तीनों बार वो बच गए। इस बार चौथी कोशिश में वो बच नहीं पाए। अब ये युद्ध है, इसका असर सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। पूरा के पूरा मध्य पूर्व भी खिल गया है। जो कतर है, कतर ने साफ कहा है कि यह हमारी प्रभुता का उल्लंघन है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कतर पहले से ही कुछ अमेरिकी सैनिकों से अपनी बेस खाली करने को कह चुका था। अब हमला होने के बाद कतर का रुख कड़ा होने वाला है। UAE, सऊदी अरब और तुर्की इनको चेतावनी दी है। इन सभी देशों ने पहले ही ईरान पर हमले को लेकर चेतावनी दी थी कि वो इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन अमेरिका ने इसकी परवाह नहीं की। अब सवाल ये है कि क्या ये देश ईरान के साथ में खड़े होंगे या अमेरिका के डर से चुप रहेंगे। ये आने वाले दिनों में सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है और भारतीय नागरिकों को भी एडवाइजरी जारी की है। तेल अवीव में जो भारतीय दूतावास है उन्होंने सभी भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सतर्क रहे, सुरक्षा निर्देश का पालन करें और एक इमरजेंसी नंबर भी जारी किया गया है जो कि 972547520711 है। अब क्या होगा, भविष्य का यह सवाल है। दोस्तों खामेनी की मौत के बाद में ट्रंप और नेतन्याहू चाहते हैं कि IRGC और ईरानी सेना हथियार डाल दे, लेकिन ऐसा होने के कोई भी संकेत नहीं है। IRGC झुकने को तैयार नहीं है और IRGC के पब्लिक रिलेशन उसने साफ कहा है ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 की तीसरी और चौथी लहर शुरू हो चुकी है।
ईरान के जो वरिष्ठ नेता हैं अली लारजिलानी, उसने कहा है कि ईरानी जनता अमेरिका और इसराइल को उनके हमलों पर पछताने पर मजबूर कर देगी। हम इन अत्याचारी अंतर्राष्ट्रीय शैतानों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो कभी भूल नहीं पाएंगे। अब दूसरा ये भी सवाल आता है कि ख़ोमेनी के बाद में कौन है? सबसे बड़ा सवाल है। ईरान के सुप्रीम लीडर का उत्तराधिकारी एक जटिल प्रक्रिया है। असेंबली ऑफ एक्सप्रेस इसका फैसला करती है, लेकिन ये जंग के माहौल में ये प्रक्रिया मुश्किल हो जाएगी। अमेरिका का विकल्प रेजा पहलवी जो वाशिंगटन में रहते हैं, लेकिन वो खुद ईरान जाकर गद्दी पर बैठना नहीं चाहते हैं, और विकल्प के बिना सत्ता परिवर्तन एक बहुत बड़ी भूल है। दोस्तों, सबसे बड़ी त्रासदी अमेरिका और इजराइल ने ईरान में सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य रखा है, लेकिन विकल्प क्या है खुद अमेरिका को नहीं पता। गाजा में हमने देखा कि 70,000 लोगों की मौत के बाद भी वहां शांति नहीं आई। क्या ईरान के साथ भी यही होगा? नुकसान का अगर आकलन करें तो 2001 मौतें हो गई। ईरान के रेड क्रसेंट सोसाइटी ने के मुताबिक 28 फरवरी 2026 को स्थानीय समय के अनुसार करीब 8:45 पर कम से कम 2001 लोगों की मौत हो गई, इसकी पुष्टि करी थी। 737 से ज्यादा लोग घायल हुए और इसमें रिहायशी इलाका भी शामिल है। अब इसराइल ने एक स्कूल पर हमला किया था जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें बच्चे शामिल हैं, और ये एक लड़कियों का स्कूल था। दुख की बात यह है कि किसी मुस्लिम देश ने इसकी खुलकर आलोचना नहीं की। अब सबसे बड़ी तस्वीर ये आती है कि क्या ये वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत है? तो दोस्तों, ये जंग सिर्फ मध्य पूर्व की जंग नहीं है, पूरी दुनिया की जंग बनने की राह पर है। एक तरफ अमेरिका और इसराइल, दूसरी तरफ ईरान और उसके प्रोक्सीसाइज जो हिजबुल्लाह है, हमास, हॉर्नेट्स और संभवतः रूस और चीन का अप्रत्यक्ष समर्थन है। पूरे क्षेत्र में के देश में कतर, यूएई, सऊदी अरब, तुर्की, जॉर्डन, ये सब के सब एक कठिन स्थिति में। उन्हें अमेरिका से भी डर है और ईरानी मिसाइलों से भी। अब तेल की कीमतें और भी बढ़ेंगी, हार्मूज का खतरा और बढ़ेगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था हिलेगी, और भारत जिसे लाखों नागरिक मध्य पूर्व में हैं, जो खाड़ी से तेल आयात करता है, जिसके लिए यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, भारत पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। दोस्तों, ये युद्ध बातचीत की राख पर खड़ा हुआ है। जेनेवा में बातचीत हो रही थी, ओमान में बातचीत होने वाली थी, सोमवार को तकनीकी टीमों की मीटिंग होने वाली थी, और इसके बावजूद बम गिरा दिए गए। ये एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ताकतवर देशों के लिए कूटनीति सिर्फ एक नाटक है? क्या बातचीत इसलिए होती है ताकि हमला करने का सही वक्त ढूंढा जा सके? ख़ामेनी चले गए, लेकिन उनकी विचारधारा नहीं गई। ईरान के IRGC है वो नहीं गया, उनकी मिसाइलें नहीं गई। अब देखना यह है कि ईरान में ख़ामेनी के बाद में कौन आता है। IRGC किस हद तक लड़ेगा, मध्य पूर्व के देश किस तरफ जाएंगे, और क्या ये जंग वर्ल्ड वार 3 में बदलती है? अगले 24 से 48 घंटे और या फिर अगला पूरा एक हफ्ता बेहद अहम है। मैं आपको अपने इस मंच से लगातार अपडेट देता रहूँगा, आपको तथ्यों और आधार के बिना किसी पक्षपात के। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें हौसला दें। शुक्रिया।